इंसान के मरने पर तो लोग रोते हैं, पर मेरी मौत का इंतज़ार मेरा अपना ही पति कर रहा था, वो भी मेरी ही मौजूदगी में। वो हर रात मेरे सामने बैठता, मेरा हाथ थामता और मुस्कुराते हुए मेरी मौत की तारीख तय करता था। मेरी जुबान पर ताले थे और आंखों में खौफ, क्योंकि वो कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि मेरे ही घर का सबसे बड़ा कातिल था। यह कहानी है उस मौन के सौदे की जिसने मुझे इस आलीशान घर के अंदर एक जिंदा लाश बना दिया। शादी के 3 साल बाद मुझे लगा था कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत हूँ। आर्यन मेरा पति, शहर का जाना माना वकील, वो मुझे रानी बनाकर रखता था, लेकिन 4 महीने पहले सब कुछ एक झटके में बदल गया। वो रात, वो काली रात मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप बन गया। उस रात आर्यन घर लौटा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। उसके हाथ कांप रहे थे और कपड़ों पर अजीब से गहरे निशान थे। वो सीधे अलमारी के पास गया और उसने कुछ छिपाया। मुझे शक हुआ तो मैंने पूछ लिया, क्या हुआ आर्यन, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? उसने मुझे जवाब नहीं दिया, बस वो अपनी अलमारी की तरफ इशारा करता रहा। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरा गला पूरी तरह जम चुका था। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ ही नहीं निकली। डॉक्टर आए, रिपोर्ट हुई, लेकिन कोई बीमारी नहीं मिली। डॉक्टर ने इसे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कह दिया, पर मैं जानती थी ये बीमारी नहीं, एक खौफनाक सौदा था। उस दिन के बाद से आर्यन बदल गया। वो अब मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने लगा, मुझे कीमती गहने देता, अच्छे कपड़े लाता, लेकिन उसकी आंखों में अब वो पहली वाली चमक नहीं थी। वो मुझे ऐसे देखता जैसे मैं कोई बेशकीमती खिलौना हूँ जिसे उसने ताले में बंद कर दिया है। अजीब बात ये थी कि घर में सब कुछ था, बस आवाज़ नहीं थी। मैं बोल नहीं सकती थी। आर्यन ने मुझे घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। उसका कहना था कि मेरी सेहत ठीक नहीं है। मैं घर की 4 दीवारी में कैदी बन गई थी और वो हर रात मुझे अवनी की कहानियां सुनाता। अवनी जिसकी कुछ दिन पहले ही मौत हुई थी। वो कहता, मीरा, अवनी बहुत बोलती थी इसलिए मर गई। तुम तो बहुत समझदार हो, तुम खामोश रहोगी तो हम हमेशा साथ रहेंगे। उसका ये कहना मुझे अंदर तक तोड़ देता था। मुझे समझ आ गया था कि अवनी की मौत का राज उसी अलमारी में दफन है। कल आर्यन ने मुझसे कहा कि वो किसी केस के सिलसिले से बाहर जा रहा है। उसने जाते वक्त घर का मेन गेट बाहर से लॉक कर दिया। जैसे ही उसकी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये मेरे पास इकलौता मौका था। मैं लंगड़ाते हुए उस अलमारी के पास गई। मेरी धड़कनें तेज थी। मैंने कांपते हाथों से उस अलमारी का हैंडल घुमाया। वो खुल गई। अंदर एक डायरी थी। मैंने जैसे ही उसे हाथ में लिया, तभी बाहर वाले दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। इस सुनसान बंगले में जहाँ कोई परिंदा भी नहीं मरता, इतनी रात को कौन आया? क्या आर्यन वापस आ गया या फिर अवनी की आत्मा मुझे सब कुछ बताने आई है? मेरे हाथ से डायरी छूटकर गिर गई और बाहर दस्तक और तेज हो गई। दरवाजे की दस्तक रुक गई थी। मैं वहीं फर्श पर बैठी रही। मेरी सांसें जैसे मेरे गले की नली में अटक गई थी। मैंने धीरे से उठकर खिड़की के पर्दे को 1 इंच हटाया। बाहर धूप अंधेरा था, लेकिन गेट के बाहर खड़ी वह काली गाड़ी, वह आर्यन की नहीं थी। वो एक पुरानी नीली गाड़ी थी जिससे एक आदमी उतरा। उसने एक लंबा कोट पहना था और उसका चेहरा हैट से ढका हुआ था। उसने गेट की तरफ नहीं देखा, बल्कि ठीक उसी खिड़की की तरफ देखा जहां मैं खड़ी थी। मेरा दिल जैसे हलक में आ गया। मैंने जल्दी से कदम पीछे लिए और अपना मोबाइल उठाया। मैं आर्यन को फ़ोन लगाना चाहती थी, पर जैसे ही मैंने उसकी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट देखी, मेरा हाथ कांप गया। आर्यन के नाम के नीचे ब्लॉक लिखा हुआ था, यानी उसने जाते ही मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था। मैं समझ गई थी वो मुझे घर से बाहर नहीं बल्कि मौत के जाल में छोड़कर गया है। मैंने वापस अलमारी की ओर देखा। वह डायरी फर्श पर पड़ी थी। मैंने उसे उठाया। हाथ कांप रहे थे, पर मैंने पन्ने पलटना शुरू किया। वह डायरी अवनी की नहीं थी, वह डायरी आर्यन की थी और उसके अंदर जो लिखा था उसे पढ़कर मेरे होश उड़ गए। उसमें तारीख थी अवनी का नाम, उससे पहले एक और लड़की का नाम और उसके बाद एक खाली जगह। उस खाली जगह पर मेरा नाम लिखा था और उसके आगे तारीख लिखी थी, आज की तारीख। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं कोई पत्नी नहीं थी, मैं अगली शिकार थी। जिस मौन के सौदे की मैं बात कर रही थी वह कोई बीमारी नहीं थी। आर्यन ने मुझे धीरे धीरे जहर देकर खामोश किया है ताकि मैं चिल्ला न सकूं। तभी घर के अंदर एक और आवाज आई, ठक ठक। यह आवाज बाहर से नहीं, घर के अंदर से आ रही थी। वो बेसमेंट के दरवाजे से थी।
थी। आर्यन ने हमेशा कहा था कि बेसमेंट में कभी मत जाना, वहाँ पुराने कागजात है। लेकिन उस बेसमेंट के पीछे से आ रही आहट किसी इंसान के कराहने की थी। मैंने हिम्मत जुटाई, मैंने हाथ में एक भारी सजावटी फूलदान उठाया। मैं दबे पांव बेसमेंट के सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। अंधेरा इतना था कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस अपनी धड़कनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जैसे ही मैं सीढ़ियों के आखिरी पायदान पर पहुंची, मैंने टॉर्च जलाई। सामने का नज़ारा देखकर मेरी रूह कांप गई। वहाँ अवनी नहीं थी, वहाँ कोई और ही था। बेसमेंट के कोने में एक आईना लगा था और उसके सामने कोई बैठा था। जब उसने मेरी तरफ देखा तो मेरे मुंह से एक बेआवाज़ चीख निकली। वह कोई और नहीं, मैं खुद थी। लेकिन मैं नहीं थी, वो कोई और थी जिससे मेरा हुलिया धारण कर रखा था। वह हूबहू मेरे जैसे कपड़े पहनी थी, मेरे जैसे बाल थे, बस उसकी आंखों में एक ऐसी क्रूरता थी जो मैंने आज तक नहीं देखी थी। उसने मेरी तरफ देखकर एक फीकी मुस्कान दी और अपने गले पर उंगली फेरते हुए कहा, आर्यन ने कहा था तुम बहुत ज़्यादा सवाल पूछती हो। मीरा, अब तो तुम्हारी बारी है खामोश होने की। मेरे हाथ से फूलदान गिरकर टूट गया। वह मेरी हमशक्ल थी या शायद आर्यन की कोई और चाल। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह औरत जो मेरे जैसी दिख रही थी धीरे धीरे खड़ी हुई। उसकी चाल में वही नजाकत थी जो कभी मेरी हुआ करती थी। उसने एक कदम मेरी ओर बढ़ाया। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरा पैर सीढ़ियों के किनारे फंस गया और मैं गिरते गिरते बची। उसने हंसते हुए कहा, डरो मत मीरा, मैं तुम्हें मारने नहीं आई हूँ, मैं तो बस तुम्हारा अतीत लौटाने आई हूँ। मैंने इशारों में उससे पूछा, तुम कौन हो? मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह मेरे पास आई और उसने अपना हाथ मेरे चेहरे पर रखा। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने मेरे कान के पास आकर धीरे से फुसफुसाया, मैं वही हूँ जिसे आर्यन ने तुम्हारी जगह पर बिठाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम मर ही नहीं रही थी। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा विश्वास, ये सब उसे परेशान कर रहा था। उसने मुझे बेसमेंट के उस कोने की तरफ खींचा जहाँ एक पुरानी अलमारी पड़ी थी। उसने चाबी निकाली और दरवाजा खोला। अंदर का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ दर्जनों पुरानी तस्वीरें थी। हर तस्वीर में आर्यन एक अलग औरत के साथ था। हर औरत के गले में वही निशान था जो मेरे गले पर था, और हर फोटो के पीछे एक तारीख थी, शादी की तारीख और उसके ठीक 2 साल बाद मौत की तारीख। उस औरत ने कहा, आर्यन को परफेक्ट पत्नियां पसंद है। उसे ऐसी बीबियां चाहिए जो उसे भगवान की तरह पूजे, सवाल ना करे और समय आने पर गायब हो जाए। मैं उसकी पहली पत्नी थी मीरा, जिसे उसने 7 साल पहले मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं बच गई थी। तब से मैं साए की तरह उसके पीछे हूँ, उस हर औरत को बचाने की कोशिश में जो उसके जाल में फंसती है। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं जिसे अपना रक्षक समझती थी वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतान था। अचानक ऊपर के कमरे में फोन की घंटी बजी। वह हमशक्ल जिसे मैं अब उसकी पहली पत्नी समझ रही थी चौंक गई। आर्यन वापस आ गया है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसने तुरंत मुझे बेसमेंट के गुप्त तहखाने की ओर धकेला। अंदर जाओ और छिप जाओ, जो भी हो तुम बाहर मत आना। अब वह तुम्हें खत्म करने की पूरी तैयारी के साथ आया है। मैं उस अंधेरी जगह में दुबक गई। बेसमेंट का दरवाजा खुला और आर्यन की भारी आवाज गूंजी। वह बहुत गुस्से में था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मीरा को बाहर क्यों नहीं आने दिया? वह औरत शांत खड़ी थी। उसने कहा, उसने सब देख लिया है आर्यन, अब खेल खत्म हो चुका है। आर्यन के हंसने की आवाज़ आई जो बहुत ही डरावनी थी। उसने कहा, खेल तो अभी शुरू हुआ है। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे पकड़ लोगी? मैंने तो तुम्हें ही उस दिन मार दिया था जब मैंने तुम्हें बेसमेंट में कैद किया था। तुम तो सिर्फ एक भ्रम हो जो मीरा अपने दिमागी दौरे के दौरान देख रही है। मैंने तहखाने की दरार से बाहर देखा, मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गई। आर्यन जिस औरत से बात कर रहा था वहाँ तो कोई था ही नहीं। वह खाली हवा से बात कर रहा था। वहाँ सिर्फ मैं और आर्यन थे। क्या मैं पागल हो रही हूँ? क्या वह औरत सिर्फ मेरा वहम थी, या फिर आर्यन मुझे धीरे धीरे पागल बना रहा है ताकि वह मुझे कभी भी मार सके? तभी मुझे आर्यन के हाथ में एक इंजेक्शन दिखा। वह मेरी ओर बढ़ रहा था और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी जो बता रही थी कि आज की रात मेरी आखिरी रात है। आर्यन मेरी ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ में वह इंजेक्शन था। उसकी आंखें लाल थी और वह बड़बड़ा रहा था, बस एक और इंजेक्शन मीरा, फिर तुम हमेशा के लिए मेरी खामोश गुड़िया बन जाओगी। मैं उस तहखाने में सिमट कर बैठी थी। मेरी
धड़कनें इतनी तेज थी कि मुझे लग रहा था कि मैं अभी दम तोड़ दूंगी। मैंने अपने आसपास देखा, वहां जमीन पर एक पुरानी जंग लगी हुई लोहे की रॉड पड़ी थी। जैसे ही आर्यन ने तहखाने का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, मैंने अपनी पूरी ताकत बटोरी। जैसे ही वह मेरे करीब आया, मैंने वह रॉड उसके पैर पर दे मारी। आर्यन दर्द से चिल्लाया और उसका हाथ ढीला पड़ गया। वह इंजेक्शन नीचे गिरकर टूट गया। वह झपट कर मेरी ओर बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह मुझे पकड़ पाता, मैंने अपनी पूरी ताकत से उसके चेहरे पर जोर से प्रहार कर दिया। आर्यन पीछे की ओर लुढ़का और बेसमेंट की सीढ़ियों से नीचे गिर गया। उसका सिर सीधा दीवार से जा टकराया। वह बेसुध होकर वहीं गिर गया। मैं कांपते हाथों से ऊपर की ओर भागी। मुझे घर से बाहर निकलना था, लेकिन जैसे ही मैं मेन डोर की तरफ पहुंची, मैंने दरवाजे पर लगे सीसीटीवी मॉनिटर को देखा। वहां एक गाड़ी आकर रुकी थी, पुलिस। लेकिन पुलिस आर्यन को गिरफ्तार करने नहीं, बल्कि मुझे ढूंढने आई थी। मैंने दरवाजा खोला। पुलिस के साथ एक डॉक्टर था। पुलिस ने कहा, मैडम आप सुरक्षित है। हम पिछले 1 घंटे से आर्यन को ढूंढ रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा साइको है। यह कई सालों से अपनी पत्नियों को बंधक बनाकर उन पर दवाइयों का टेस्ट करता था। मुझे समझ आ गया कि वह हम शकल वाली बात मेरा वहम नहीं थी। वह आर्यन की कोई और पुरानी पीड़ित थी जो बच कर निकल गई थी, और शायद वही पुलिस को लेकर आई थी। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जब पुलिस बेसमेंट में गई तो उन्हें आर्यन तो मिला, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ दर्जनों ऐसी डायरियाँ मिली जिसमें हर एक मौन का सौदा दर्ज था। लेकिन जैसे ही पुलिस ने मुझे अस्पताल ले जाने की कोशिश की, मैंने देखा कि पुलिस ऑफिसर की जेब से एक पेन गिरकर नीचे गिरा। उस पेन पर देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। वह पेन मेरा था, जो मैंने शादी के दिन आर्यन को तोहफे में दिया था। मैंने उस ऑफिसर की ओर देखा। उसकी आंखों में वही ठंडी चमक थी जो आर्यन की थी। उसने मुझे धीरे से अपनी ओर खींचा और कान में फुसफुसाया, तुम्हें क्या लगा मीरा? आर्यन तो सिर्फ एक मोहरा था, असली सौदा तो मैंने किया है। पुलिस ऑफिसर ने आर्यन की तरफ देखा, जो अभी भी बेहोश था, और मुस्कुराते हुए बोला, इसे ले जाओ, इसका काम खत्म हुआ। मीरा, अब तुम्हारे साथ असली खेल शुरू होगा। मैं समझ गई कि आर्यन तो बस एक छोटा सा मोहरा का हिस्सा था। उसके पीछे कोई बहुत बड़ी और ताकतवर संस्था काम कर रही थी। मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मेरा गला अभी भी बंद था। मैं अपनी ही दुनिया में फंस गई थी, एक ऐसे जेल जिसकी दीवार तो गायब थी, लेकिन बेड़ियां पूरी दुनिया में फैली हुई थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह पुलिस वाला मुझे ही देख रहा था। उसे पता था कि मैं सब कुछ जान चुकी हूँ, और उसे पता था कि मैं अब कभी नहीं बोल पाऊंगी। मेरा मौन ही मेरा सबसे बड़ा गुनाह बन गया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यह दर्दनाक कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।